हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क का चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। तो इससे पहले वाला वीडियो जो था पार्ट 1 में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। अब ये पार्ट 2 है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें समझी थी। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग समझा था और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसकी डेफिनेशन। तो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इनमें डिफरेंस भी बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने ये सारी चीजें समझी थी। और दूसरे स्टेज के वहां पर जो है कौन सा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनमें डिफरेंसेस भी देखे थे हमने, है ना। फिर जो श्रीलंका का सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहां पर सिस्टम चलता है, उसके बारे में समझा था। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इंडिया का उसके बारे में देखा था। अब यहाँ से हमें देखना था। ठीक है, तो कंटिन्यू में देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 74 जो है, इसमें बोला गया है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके हेड होते हैं पीएम। और ये काम क्या करते हैं, ये एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर सके। ठीक है, और इन एडवाइस के अकॉर्डिंगली ये प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो शेल है जो है इसमें बाइंडिंग कर दिया गया है। इसमें आर्टिकल 74 में बोला गया है ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, उसके हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो लोग एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को बोल सकते हैं कि दोबारा से आप चेक कर लो, एक बार रिकंसीडर कर लो एडवाइस को। ठीक है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि ऐसा काम करना है। ठीक है, प्रेसिडेंट ने बोला कि एक बार चेक कर लो, ये देश के लिए सही नहीं है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट जो है फिर जो उन्होंने एडवाइस को रिकंसीडर करने कहा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस एडवाइस को देखा, फिर से दे दी प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि उस एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम करें वो। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर ज्यादा पावर होती है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो शैल जो बोला गया ना, इसका मतलब हो गया कि ये बाइंडिंग हो गई है एडवाइस। ठीक है, ये बाइंडिंग एडवाइस है प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट इस एडवाइस को मना नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को काम करना है अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर इनको काम करना पड़ता है। तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि प्रेसिडेंट की पावर के रिगार्डिंग। तो स्पेसिफिक मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाय अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस किए थे संविधान में। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो एडवाइस थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगी ना प्रेसिडेंट को, तो वो जो एडवाइस है बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब प्रेसिडेंट को वो काम करना ही पड़ेगा। फिर 44th अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट 1978 में किया गया। चेंज कहते हैं, अमेंडमेंट जो है मतलब बदलाव किए गए संविधान में। तो इस एडवाइस को जो है प्रेसिडेंट जो है रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा से वही एडवाइस दे दी, तो फिर इनको मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है, जो सलाह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की काम करने के लिए, है ना, तो इनको मानना ही पड़ेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात है जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। तो हमने देखा कि अभी देखा था कि प्रेसिडेंट इज अ फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, फॉर्मल होते हैं। मेन पावर तो उनके पास में होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। तो फॉर्मल सेंस में प्रेसिडेंट जो है उनके पास में बहुत सारी पावर्स हैं। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास में रियल पावर तो है, पर प्रेसिडेंट के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब सारा काम जो है मतलब कि अपॉइंटमेंट का और जो लॉ मेकिंग, लॉ तो बना लिया प्राइम मिनिस्टर की वो जो पार्लियामेंट ने। ठीक है, पर जो इनका सिग्नेचर के बिना कोई लॉ जो है कानून बन ही नहीं सकता, मतलब जो बिल है वो लॉ बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो जुडिशियली अगर देखें तो जुडिशियल जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी लगानी है तो उसमें भी प्रेसिडेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इमरजेंसी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है देश की जिसमें देश को खतरा होता है, ठीक है,
कहीं बाहर से वॉर का खतरा हो गया तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है? और स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है अगर स्टेट जो है गवर्नमेंट की जो है मतलब यूनियन गवर्नमेंट के एडवाइस के ऊपर नहीं चल रहे हैं और स्टेट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? संविधान के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब भी हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हो जाते हैं कि पता चला कि इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, ठीक है? तो कुछ बचा ही नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता जा रहा है। जैसे 1990s में आप इकोनॉमी में पढ़ोगे अपने सब्जेक्ट में कि 1990s में जो है बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी हमारे देश की। ये समझो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, ठीक है? धब्बा है फाइनेंशियल इमरजेंसी एक, ठीक है? तो वो नहीं लगी, तो सिचुएशन को मेंटेन करके चलना पड़ता है, इकोनॉमी को भी, है ना? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसमें पावर्स दी गई है। रियलिटी में जो प्रेसिडेंट जो है इन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे चलते हैं, ठीक है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा वो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, पर प्रेसिडेंट के बिना फिर ये लोग भी कुछ नहीं, है ना? क्योंकि प्रेसिडेंट को सारे सिग्नेचर वगैरह सारा का सारा जो साइनिंग अथॉरिटी ही प्रेसिडेंट है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल है। प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको सपोर्ट होता है मेजोरिटी इन द लोकसभा। दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। तो जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। देखो, हमने आपको बताया था लोकसभा हो गई या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिन पार्टी के एमपी बनते हैं, ठीक है? या फिर यहाँ पर जिन पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए बनते हैं, वो पार्टी जो है फिर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ये हो गए सारे के सारे एमपी, ज़रूरी तो नहीं कि रूलिंग पार्टी के हों, है ना? कुछ सीट जो है दूसरी पार्टीज़ ने भी जीती होंगी, ठीक है? तो सारे के सारे ये जो हो गए ये पार्लियामेंट में आ गए एमपी। अभी जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपीज़ हैं तो वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और उन एमपीज़ में से ही किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है? जो मिनिस्टर बन जाएगा और फिर इन्हीं में से एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर हो गए और 15% ऑफ द लोकसभा, इससे ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। ये भी रूल लाया गया था, वरना पता चला कि क्या होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी गवर्नमेंट बनानी होती थी, तो वो लोग ना लोगों को खरीद लेते थे, जो भी एमपीज़ थे, उनको बोलते थे कि आपको एक मिनिस्ट्री दे देंगे, ठीक है? तो ये ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसलिए जो है ये वाला रूल लाया गया कि 15% जो होगा 15% ऑफ द जो लोकसभा है वही बस मिनिस्टर्स हो सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ सकते हैं, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी एक छोटी यूनिट होती है जो कि कैबिनेट होती है, ठीक है? मेनली सारे डिसीजंस पीएम और कैबिनेट ही लेते हैं, ठीक है? तो ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट को फॉलो ही करनी होती है एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है। ओके, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का एक कोट दिया है जो इन्होंने कहा था कि हम जो है रियल पावर्स नहीं दे रहे हैं, बट जो इनको ना एक साइनिंग एक पोजीशन दे रहे हैं, वन ऑफ द अथॉरिटी एंड डिग्निटी के साथ में पोजीशन दे रहे हैं। रियल पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास में होगी। कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं कि नाइदर एक रियल एग्जीक्यूटिव हो ना ही कोई एक फिगर हेड हो, बट हेड हो जो कि रिजाइन एंड नॉन मतलब कि एक ऐसा है जो कि ना तो रिज़ाइन करे और ना ही गवर्न करे, मतलब नाम के लिए। क्योंकि ना जैसे मोनार्की वाली समझो यूके में, तो यूके में उनकी क्वीन वगैरह होती है। तो क्वीन के इक्विवेलेंट ही मान लो इनको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? वहाँ पर क्वीन भी सिर्फ साइन, सिग्नेचर यही सब उनका काम होता है, रियल अथॉरिटी उनकी नहीं होती है। रियल अथॉरिटी वहाँ की जो पार्लियामेंट है, ठीक है? जो पीएम है उनकी होती है। वैसे ही हमारे देश में भी जो रियल जो काम है, जो सारा का सारा वो पीएम देखते हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखती है, ठीक है? प्राइम जो प्रेसिडेंट होते हैं वो साइनिंग अथॉरिटी होती है ना? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के पास में कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जो अपने मन से वो कर सकते हैं काम, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी-कभी ना जो प्रेसिडेंट है उनके पास में कोई डिस्क्रिशनरी पावर होती ही नहीं किसी सर्कमस्टेंसेस में, है ना? ऐसा लग रहा होगा आपको जो डिस्कशन अभी हमने सुना कि प्रेसिडेंट तो बस नाम के होते हैं, ठीक है? पर ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट के पास में जो है पावर है, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास में अधिकार है कि उनके नाम पे जो भी काम हो रहे हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताना पड़ेंगे उनको, ठीक है? मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो है, जो पीएम है, जो भी काम कर रहे हैं
ठीक है? तो वो सारा का सारा काम जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, डेलिब्रेशन, डिबेट जो भी हो रहा है ना, सब कुछ इनको प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। ठीक है? प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऑब्लिगed हैं टू फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशंस दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। तो प्रेसिडेंट जो भी इन्फॉर्मेशन माँगते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये दावेदारी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। ठीक है? प्रेसिडेंट जो है लिख कर दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी व्यूज़ जो भी ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग कंट्रीज़। तो मतलब कोई भी मैटर है, अगर उनको लगता है कि कोई सिचुएशन खराब हो रही है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट इसके बारे में पूछ सकते हैं, किससे? प्राइम मिनिस्टर से। तो ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ये सारी पावर्स तो हैं और 3 सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है 3 सिचुएशन ऐसी, ठीक है? जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है एक्सरसाइज़ कर सकते हैं अपनी पावर को अपने ओन अपनी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? अपने डिस्क्रिशन से, मतलब पावर्स इनके पास में है कि अपनी मर्ज़ी से ये काम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो है, जब भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर द डिसीजन। जो अभी हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भेज सकते हैं। ऐसा जो प्रेसिडेंट जब करते हैं तो ये अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी डिस्क्रिशन में करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को वो दोबारा सेंड कर सकते हैं रिकंसीडर करने के लिए, ठीक है? तो प्रेसिडेंट जो है अ, अगर उनको लगता है कि कोई एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है, ठीक है, उसमें कुछ फ्लॉज़ हैं, कुछ गलतियाँ हैं या फिर वो लीगली सही नहीं है, ठीक है? या फिर जो देश के हित में नहीं है, ऐसी कोई एडवाइस दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो प्रेसिडेंट खुद से एक्शन लेते हैं और रिकंसीडर करने को बोलते हैं जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनसे भी गलतियाँ होती हैं, कोई गलत डिसीज़न ले लेते हैं ये, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है ना? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट करेगा। तो प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस को जो है दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए बोल सकते हैं, ये इनका डिस्क्रिशन है, ठीक है? ये अपनी मर्ज़ी से ये काम करते हैं। पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर सेम एडवाइस दोबारा देती है, मतलब जो एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसीडर करने के लिए भेजी है, उन्होंने बोला नहीं करना हमें चेंज, यही काम करना है, ठीक है? इन्होंने फिर से एडवाइस दे दी इनको, तो इनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि ये काम वो करें, ठीक है? तो इनके ऊपर अगर वो सेंड करते हैं सेम एडवाइस दोबारा से तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड हो जाता है कि वो इस एडवाइस को माने और इस एडवाइस को करें, ठीक है? तो प्रेसिडेंट सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस डिस्क्रिशन में, है ना? पर इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी-कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है, अगर वो रिकंसीडर करने के लिए भेजते हैं प्रेसिडेंट एडवाइस। सेकंड डिस्क्रिशन ये है कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर का जो है ना वो विथहोल्ड कर सकते हैं और रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसी बिल को असेंट देने से, अदर देन मनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो वीटो पावर ना मतलब कि 4 लोग बैठे हैं, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, ठीक है? और एक इन सबके पास है वीटो पावर है, तो कोई भी डिसीजन अगर लिया इसको पसंद नहीं है इस वाले को तो ये मना कर देगा कि ये डिसीजन नहीं चलेगा, ठीक है? रिफ्यूज कर देगा। तो ये डिसीजन आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? तो ये वीटो पावर होती है। तो प्रेसिडेंट जो है मनी बिल, जैसे मनी बिल को छोड़ कर के कोई भी बिल लाया जाता है उसमें सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट के, फिर वो जो है कानून बन जाता है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट जो है रोक सकते हैं बिल को और मना भी कर सकते हैं एडवाइस देने, सॉरी, असेंट देने से बिल में, मतलब कि साइन करने से। ओके, जो भी पार्लियामेंट ने पास किया है, हर बिल जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो वो जो है सीधा प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट जो है उसमें असेंट देते हैं अपना, उसमें साइन करते हैं, फिर वो जो है लॉ बन जाता है। प्रेसिडेंट जो है बिल को सेंड बैक कर सकते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है? उसको बोल सकते हैं कि ये जो बिल है ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा से रिकंसीडर किया जाए। वीटो पावर जो है लिमिटेड है, सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये लिमिटेड है बहुत ज़्यादा। अगर पार्लियामेंट जो है वो पास कर देती है सेम बिल अगेन, जैसे कि एडवाइस का देखा था ना हमने कि वो एडवाइस वापस भेजते हैं, फिर सेम एडवाइस दोबारा दे दी तो उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। वैसे ही जो है अगर बिल जो है ये भेजते हैं पार्लियामेंट के पास में दोबारा से चेक करने के लिए कि ये ठीक नहीं है, अगर पार्लियामेंट वही बिल को दोबारा से पास करके भेज दे, तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि वो उसको असेंट दें, उस पे सिग्नेचर करें और उसको बिल को आगे बढ़ने दें, ठीक है? उसको कानून बनने दें। हाउएवर यहाँ पर कोई लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितनी लिमिट है कि प्रेसिडेंट जो है कितना, मतलब
बिल को कब तक भेज सकते हैं, ठीक है? अ, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बिल आया प्रेसिडेंट के पास में, बिल पड़ा हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट उस पे साइन ही नहीं कर रहा है, ठीक है? और बिल को वापस भी नहीं भेज रहा है, तो वो बिल जो है उसकी कहानी खत्म समझो, ठीक है? तो इसमें दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट जो है बिल को पेंडिंग कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। टाइम लिमिट ही नहीं, पता चला प्रेसिडेंट का टाइम ही खत्म हो गया, मतलब 5 साल उनके पूरे हो गए और दूसरे इलेक्शन आ गए और बिल पड़ा हुआ है, ठीक है? तो उसको मतलब उसकी कहानी खत्म हो जाती है अगर प्रेसिडेंट उसको कुछ एक्शन ही ले नहीं लेते उसमें, ठीक है? तो इससे प्रेसिडेंट जो है उनके पास में इनफॉर्मल पावर आ जाती है वीटो यूज करने की, जो कि बहुत इफेक्टिव है। पॉकेट वीटो कहते हैं इसको, क्योंकि ये बिल पड़ा हुआ है पॉकेट में, अब इसका क्या ही करना है ना, मतलब प्रेसिडेंट इस पे असेंट ही नहीं दे रहे, तो प्रेसिडेंट के पास में बहुत इंपॉर्टेंट पावर हो गई ये वाली, है ना? वीटो पावर जो है। थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन आता है, तीसरा डिस्क्रिशन मतलब तीसरी अपनी मर्जी से जो प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, वो आता है पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है, फिर प्रेसिडेंट जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि फॉर्म करो अपनी गवर्नमेंट। फिर ये लीडर जो है फॉर्म करता है गवर्नमेंट, फिर ये अपनी मेजोरिटी शो करता है 1 महीने में, ठीक है? तो ये डिस्क्रिशन होता है। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है? तो नॉर्मली पार्लियामेंट्री सिस्टम में है जिसके पास में मेजोरिटी सपोर्ट होता है लोकसभा में, जिसके पास में सबसे ज़्यादा एमपीज़ होते हैं, ठीक है? तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है उस इंसान को, उनके लीडर को, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है? वो जो लीडर का जो सॉरी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा ना वो बनता है। जैसे कि हमारे हाथ में सीएम को चूज़ करना भी नहीं होता है। हम सिर्फ़ अपने एमपी और एमएलएज़ को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ना लोकसभा में जिसका भी मेजॉरिटी सपोर्ट होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है? और फिर यहाँ पर जो है डिस्क्रिशन का क्वेश्चन तो अराइज़ ही नहीं हुआ। बट कभी-कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है इलेक्शन के बाद में कि किसी की भी पार्टी के पास में मेजॉरिटी तो है ही नहीं लोकसभा में, ठीक है? तो दोबारा से अटेम्प्ट किए जाते हैं कि अलायंस बनाई जाए, है ना? गठबंधन किया जाता है। 2 और 3 पॉलिटिकल पार्टी होती है, साथ में आ जाती है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाती हैं और वो गठबंधन बनाती है और फिर बोलती है कि हम जो है आगे चलेंगे, ठीक है? तो 2 या 3 लीडर्स हैं, क्लेम करते हैं सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द हाउस। 2-3 लीडर कहते हैं कि हम बना सकते हैं गवर्नमेंट, हम बना सकते हैं, ठीक है? तो फिर प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करते हैं कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है? तो उसमें से प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है और फिर ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी मर्जी से किसी भी इंसान को बुला सकते हैं और बोल सकते हैं ठीक है तुम फॉर्म करो गवर्नमेंट को, बट अपनी मेजोरिटी शो करनी है तुम्हें, ठीक है? और 1 महीने होती है उसकी लिमिट। फिर उनको ना मेजोरिटी शो करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, नहीं तो फिर उनकी गवर्नमेंट खत्म, ठीक है? फिर दोबारा से ये सब होता है, ठीक है? तो 1989 में कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, जैसे कि इंक्रीज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस। तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, जब 1989 में पॉलिटिकल जो चेंजेस हो रहे थे। तो 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, 4 जो है सॉरी इन द फोर्थ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब कि चौथे नंबर के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे थे जब 1989 से लेकर के जो 1998 तक, ठीक है? 4 हुए यहाँ पर। तो कोई भी सिंगल पार्टी, तो इसको ना कोएलिशन एरा भी कहते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो है किसी भी सिंगल पार्टी की जो मेजोरिटी नहीं थी, है ना? तो यहाँ पर ना कोएलिशन जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी लोकसभा में, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड किया गया था प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी क्योंकि किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं थी लोकसभा में। तो यहाँ पर जो है फिर प्रेसिडेंट ने बुलाया, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूट करवाई गवर्नमेंट और रिक्वेस्ट किया, सॉरी, प्रेसिडेंट जो है वो डिमांड कर सकते हैं इंटरवेंशन, मतलब कि या तो वो डिसॉल्व कर दें लोकसभा को, दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, या फिर वो किसी पर्सन को बुला करके बोले कि ठीक है तुम अपनी मेजोरिटी शो करो, बनाओ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ठीक है? तो कोई भी जो है मेजोरिटी अगर प्रूव नहीं कर पाता है लोकसभा में, फिर डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का। तो ऐसा क्या कहते हैं प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन जो है रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंडीशन।
कि प्रेसिडेंट्स अपनी मनमानी मतलब अपना काम जो कर सकते हैं, अपनी जो पावर का यूटिलाइज कर सकते हैं जब पॉलिटिकल कंडीशन होती है, पर ग्रेटर स्कोप है प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस का व्हेन गवर्नमेंट्स आर नॉट स्टेबल एंड कॉलिशन ऑक्यूपाई पावर। तो प्रेसिडेंट का रोल तब बढ़ जाता है, उनकी पावर्स जो है वो अपनी पावर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं जब भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, और जब मतलब कि एक पार्टी की मेजोरिटी में जो पावर नहीं है उनके पास में, ठीक है। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन करती हैं, तो वो कोalition होता है, ठीक है, इकट्ठी आ जाती है, बोलती है कि अब हम अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, है ना? तो यहाँ पर ना फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की ज़्यादातर हमने देखा कि वो जो है फॉर्मल होल्डर बस है, नाम मात्र के हैं, सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमको प्रेसिडेंट की ज़रूरत ही क्यों है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी बन सकते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं मेजॉरिटी में का सपोर्ट लेजिस्लेचर में। अगर इनको लेजिस्लेचर में इनका सपोर्ट नहीं होगा, मतलब पार्लियामेंट में इनका सपोर्ट नहीं होगा, तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है कि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें, है ना? तो मतलब कि इनके पास में गवर्नमेंट बनाने बनाने के लिए सीट्स हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको रिमूव कर सकते हैं किसी भी टाइम, और न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ सकती है उनकी जगह, ठीक है? क्योंकि अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो इनकी गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में हेड ऑफ द स्टेट जो है फिक्स करते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका फिक्स्ड टर्म होता है, जिनके पास में पावर होती है कि वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर कंट्री को। तो इसलिए प्रेसिडेंट की जरूरत होती है कि प्रेसिडेंट जो है इनका फिक्स्ड टर्म होता है ना? और ये जो है अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी का भी मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तो अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज करते हैं, है ना? तो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए रोल ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में मतलब कम होता है थोड़ा, पर इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती है, प्रेसिडेंट के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो चॉइस लें और प्राइम मिनिस्टर को बुलाए गवर्नमेंट चलाने के लिए, है ना? यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए गए थे। तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है? तो पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। कोई टाइम लिमिट है ही नहीं प्रेसिडेंट के पास में, कितने भी टाइम तक वो बिल को रख सकते हैं। तो यही थिंग ना ये रियल में हुई थी। 1986 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ठीक है? तो इस बिल में ना इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि ये बिल ठीक नहीं है, ठीक है? ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो मीडिया का अधिकार होता है ना, कि वो कोई भी न्यूज़ पब्लिश करें, है ना? और जनता को इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट के एक्शन के बारे में। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो कर्टेल कर रहा था, मतलब उनकी पावर को ख़त्म कर रहा था, जो फ्रीडम है प्रेस की। तो इस बिल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो प्रेसिडेंट उस टाइम पर ज्ञानी ज़ैल सिंह थे। तो उन्होंने ना इस बिल को ना ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर वो बिल जो है पड़ा रह गया, इस पे कोई उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। तो इन्होंने ना कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो आफ्टर हिज टर्म, इनके टर्म के बाद में जो नए प्रेसिडेंट आए वेंकटा रमन, तो उन्होंने बिल को फिर पार्लियामेंट में दोबारा से भेजा रिकंसीडर करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया कि अपनी पॉकेट में बिल को डाल के छोड़ दिया। मेनली पॉकेट होती नहीं है, पर जो मतलब कि बिल पड़ा हुआ है, इनका टर्म भी खत्म हो गया, इनका जो प्रेसिडेंट कार्यकाल भी खत्म हो गया, फिर भी बिल पड़ा हुआ है, कोई एक्शन ही नहीं लिया। फिर बाद में जो नए प्रेसिडेंट आए, उन्होंने इसको रिकंसीडर करने के लिए भेजा, ठीक है? तब तक ना जो गवर्नमेंट जो है दूसरा बिल लेकर के आ गई थी पार्लियामेंट में, और उन्होंने चेंज कर दिया था। नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आ गई थी 1989 में। गवर्नमेंट जो बिलॉन्ग करती है डिफरेंट कोalition से डिड नॉट ब्रिंग द बिल बैक बिफोर द पार्लियामेंट, क्योंकि ना कोalition गवर्नमेंट आई थी। अब ऐसा भी होता है कि भले पॉलिसी अच्छी हो, स्कीम अच्छी हो, पर जो अगर वो अपोजिशन गवर्नमेंट की होती है, तो दूसरी गवर्नमेंट जो मतलब कि अपोजिशन पार्टी की होती है, जो पहले गवर्नमेंट फॉर्म की थी, तो उनकी पार्टी की स्कीम को वो कंटिन्यू नहीं करते हैं ना। तो सेम सिचुएशन देखने को मिली कि उनने बिल को जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी। इसलिए ज़ैल सिंह जो थे उन्होंने डिसीजन लिया कि पोस्टपोन कर देते हैं इसको असेंट देने से, इस बिल को,
ठीक है? और इफेक्टिवली बिल जो है फिर लॉ कभी बन ही नहीं पाया। तो ये वीटो पावर का एग्जांपल दिया यहाँ पर। अभी ना एक और एग्जांपल दिया कि प्रेसिडेंट जो है उनका रोल अपॉइंट चूज़ करने में प्राइम मिनिस्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। 1977 में पार्टी पॉलिटिक्स जो इंडिया में थी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई थी, है ना? क्योंकि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में आ ही नहीं पा रही थी लोकसभा में। पहले ना कांग्रेस एरा चलता था, मतलब आज़ादी के बाद में लोगों को कांग्रेस कांग्रेस मतलब उनको लगता था ना कि उन्होंने आज़ाद करवाया था, जब तक हमारे लीडर्स थे उसमें। फिर लीडर्स भी उनकी भी डेथ हो गई। फिर आगे चल के ना दूसरे जो फिर उसके बाद में उसमें नेपोटिज़्म और परिवारवाद ये सब चलने लगा। फिर उसके बाद में ये कांग्रेस एरा चलता रहा, चलता रहा। फिर लोग फेड अप हो गए इनसे, क्योंकि ये लोग करप्शन वगैरह भी चीज़ें खोलने लगी थी ज़्यादा, है ना? फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग थे वो पॉलिटिक्स पे सही में पॉलिटिक्स में उतर आए थे, है ना? तो फिर 1977 में फिर कोएलिशन एरा चला, ठीक है? फिर अलग-अलग रीजनल पार्टी का राइज़ हुआ, ठीक है? मतलब नई-नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लगी हमारे देश में, है ना? तो वो चैलेंज करने लगी। तो इंडिया में ना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया फिर। उसके बाद में किसी भी पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं आई, मतलब कल थोड़े-थोड़े वोट सारी पार्टीज़ को मिल रहे हैं। तो इस टाइम पर प्रेसिडेंट जो है इस सिचुएशन में उनको डिसीजन लेना था। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है नो पॉलिटिकल पार्टी और कोएलिशन जो है उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी इलेक्शन जो हुए थे 1998 में। तो बीजेपी एंड उनकी अलाइज थी, उन्होंने इकट्ठा किया, मतलब साथ में अपने दूसरे लोगों के साथ में 251 सीट्स और 21 जो शॉर्ट्स ऑफ मेजॉरिटी। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट नारायण जो थे, फिर उन्होंने अडॉप्ट किया एक प्रोसीजर और उन्होंने बोला लीडर बनाने के लिए अलायंस का, ठीक है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़ी कोalition, मतलब इनका एग्जाम्पल दिया जाता है क्योंकि इन्होंने कोalition गवर्नमेंट ढंग से चलाई, वरना 1 साल 2 साल से ज़्यादा टिकती नहीं है कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपना-अपना इंटरेस्ट देखती हैं, ठीक है? तो इन्होंने फिर टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम फ्रॉम कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर इन्होंने जो कोalition गवर्नमेंट बनाई थी ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो दिए थे। तो नॉट स्टॉपिंग एट दिस, द प्रेसिडेंट आल्सो एडवाइज वाजपेयी टू सिक्योर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 10 डेज ऑफ द, मतलब फिर क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी को जो है दोबारा मतलब कि इनको प्राइम मिनिस्टर तो बनाया गया। इनको कोalition जो इनकी पार्टी थी उसको, सॉरी, कोalition जो इन्होंने बनाया था उसके लीडर थे, तो प्रेसिडेंट ने इनको बोला 10 दिन में इनको अपनी मेजॉरिटी शो करनी है, ठीक है? जो उनकी ओथ लेने के बाद में प्राइम मिनिस्टर की भी ओथ होती है ना, तो ये एग्जाम्पल देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किए थे। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना ये भी 5 साल के लिए होते हैं। इनके इलेक्शन भी सिमिलर होते हैं प्रेसिडेंट की तरह ही, बट ओनली डिफरेंस, एक छोटा-सा डिफरेंस है इसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे कि अगर देखें ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, ठीक है? ये पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो इनके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो ये लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ये पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन के, जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, है ना? तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में पर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्टिसिपेशन नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव किया जाता है बाय रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा। राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है कि इनको हटाना है, ठीक है? मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है और लोकसभा को सिर्फ एग्री करना होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बताएंगे अभी। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, ठीक है? And take over the office of the president when there is a vacancy of by the reason of death, resignation, removal, and impeachment or otherwise, ठीक है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो, मतलब कि अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनको जो है साथ में इसके राज्यसभा के चेयरमैन की सीट भी मिलेगी, जो कि सारी जो प्रोसीडिंग कंडक्ट करवाते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में स्पीकर होते हैं, तो वैसे ही चेयरमैन की पोस्ट भी इनको साथ में मिलती है अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो, है ना? तो राज्यसभा में, और जब प्रेसिडेंट जो है
अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो जाती है, मतलब कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, अगर या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, या फिर उनको इम्पीचमेंट करके रिमूव कर दिया जाता है ऑफिस से, ठीक है? तो तब जब वैकेंसी हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट उनका चार्ज लेते हैं, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट तब प्रेसिडेंट बनते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, जब तक कि प्रेसिडेंट जो है दूसरे इलेक्ट होकर नहीं आ जाते, मतलब उनका इलेक्शन नहीं होता है तब तक, और दूसरे प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो वीडी जट्टी जो थे, उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट किया था जब ये फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है? तो जब तक नए जो प्रेसिडेंट नहीं आए थे, तब तक बीडी जट्टी जो थे, वो प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने काम किया था। ठीक है? अभी प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कोई भी डिस्कशन जो है ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोई नॉर्मली जो उम, हो नहीं सकता विदाउट मेंशनिंग द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ही मेन पावर है इनके पास में, रियल पावर जो प्राइम मिनिस्टर के पास में है। हमने अभी देखा कि जो चैप्टर प्रेसिडेंट जो है एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर में, कि जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी है गवर्नमेंट में, हमारे देश में अगर देखें तो। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो सिस्टम हमारे देश में फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जो मेजोरिटी सपोर्ट लोकसभा में होता है, लीडर होते हैं उस पार्टी के, तो फिर उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एमपी भी होते हैं, है ना? तो पहले सारे के सारे एमपीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो एमपी होंगे जिस पार्टी के, तो वो बन जाएगी रूलिंग पार्टी, और उस एमपी के जो सॉरी उस पार्टी के जो लीडर होते हैं, जो भी जो मतलब जो एमपीज़ हैं जिसको चूज़ करते हैं, ठीक है? तो फिर वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनके पास में मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है ना? तो अगर इनकी मेजॉरिटी सपोर्ट लॉस्ट हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खत्म, है ना? मतलब इनके पास में पूरा सपोर्ट होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना? तो कई सालों तक देखा गया इंडिपेंडेंस के बाद में कि कांग्रेस पार्टी जो है, इनके पास में मेजॉरिटी थी लोकसभा में, मतलब अच्छी खासी सीट्स थी इनके पास में लोकसभा में। और इनके जो लीडर थे वही प्राइम मिनिस्टर बना करते थे। और 1989 के बाद में कोalition एरा शुरू हो गया था, है ना? कोई भी पार्टी जो है मेजॉरिटी में थी ही नहीं लोकसभा में, है ना? सभी पार्टीज़ को वोट मिल रहे थे, ठीक है? तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई, और उन्होंने बोला कि हम गठबंधन फॉर्म करेंगे, ठीक है? फिर मेजॉरिटी शो करेंगे लोकसभा में, मतलब सभी लोग साथ में आ गए और कहने लगे कि हम बनाएंगे अपना, मतलब कुछ पार्टी साथ में आ गई कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ऐसी सिचुएशन में लीडर जो होता है, सारी पार्टीज एक्सेप्ट करती ना, तभी वो लीडर बन सकता है, और वो जो लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है फिर। ठीक है? जब सभी लोग कोalition वाली पार्टीज एक्सेप्ट करती है ना, कि ठीक है हम इसको अपना लीडर मानते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनको सभी पार्टीज़ जो भी थी उनकी कोalition में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम इनको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे। तो लीडर जो है उनको सपोर्ट चाहिए पड़ता है, ठीक है? मेजॉरिटी को फिर प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि कौन उनका मिनिस्टर होगा, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें मिनिस्टर कौन बनेगा, ये पावर जो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि ठीक है इस आदमी को आप मिनिस्टर बना दो, फिर मिनिस्टर बनाया जाता। अभी हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है अपने देश में, तो आपने देखा होगा ओथ सेरेमनी हुई थी, कितने सारे मिनिस्टर्स की ओथ हुई थी, है ना? तो प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करते हैं रैंक एंड पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर ही रैंक एलोकेट करते हैं, और पोर्टफोलियोज मतलब कि अलग अलग जो मिनिस्ट्री है ना, जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, होम अफेयर्स हो गई, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, जो मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो कई सारी मिनिस्ट्रीज के जो है मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं।
उनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंगली, है ना, जो भी उनको पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से उनको रैंक दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर का। एंड स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो कि स्टेट में वो चूज करते हैं अपने मिनिस्टर को अपनी पार्टी से, है ना, या फिर उनकी जो कोalition होती है उससे। सिमिलर ऑफिस ही समझो आप, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ऑल द मिनिस्टर्स जो है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि जो सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अगर किसी अगर किसी को मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बनना है विदाउट बीइंग एमपी, मतलब कि अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, किसी बाहर वाले इंसान को आपने मिनिस्टर बना दिया, तो उस पर्सन को 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ेगा। मैम पार्लियामेंट का जो है उसमें इलेक्शन के थ्रू आना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो किसी बाहर वाले को प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर भी बना सकते हो, पर उसको इलेक्ट होके आना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, है ना। तो देयर आर सम मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो कुछ मेंबर्स जो थे उनको लगा कि मिनिस्टर्स जो है इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर होना चाहिए, नॉट इलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो उनको सिलेक्ट कौन करता है? उनको सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सिलेक्ट कौन करे? मतलब इनका ना इलेक्शन होना चाहिए लेजिस्लेचर के थ्रू, है ना? तो मतलब जितने भी सारे एमपी हैं, वो वोट डालेंगे कि कौन मिनिस्टर बनेगा। तो ये तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे एमपीज़ हैं। तो स्विस सिस्टम अगर देखें, स्विट्ज़रलैंड में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, यहाँ पर लेजिस्लेचर इलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव को कुछ टाइम के लिए। एंड तो यहाँ पर ना स्विस सिस्टम का एग्जांपल दिया था बेगम अजीज रसूल ने, कि यहाँ पर जो है लेजिस्लेचर इलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव को कुछ टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो कि बेस्ट सिस्टम है अपॉइंटमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव में। मतलब सभी पार्टीज को जो उनकी वोट के अकॉर्डिंगली सीट दी जाती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में हमने आपको समझाया था, है ना। तो इसमें ना किसी भी पार्टी जो है उनको ऐसा नहीं लगता कि वो रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है। तो पर स्विट्जरलैंड छोटी सी कंट्री है ना, अपना देश इतना बड़ा भी है, तो वो भी देख करके चलना पड़ता है। तो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% होती है ना। तो 91st अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंसी ऑफ टाइम्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो भी चीज मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी रखनी है वो देखा जाएगा। क्योंकि ना बहुत बड़े-बड़े साइज़ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने लगे थे, मतलब फालतू की मिनिस्ट्रीज़ क्रिएट कर दी थी, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी। तो कोएलिशन के चक्कर में ना वो पार्टी को इनवाइट करते थे, ठीक है, जॉइन करो, अपन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, तुमको मिनिस्टर बना देंगे, ऐसी सी चीज़ें चलती थी। इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। जब कोई भी पार्टी जो है उनके पास में मेजॉरिटी नहीं होती थी, तो वो लालच देते थे इस चीज़ का कि सपोर्ट करो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दूसरी पार्टी को बोलते थे कि सपोर्ट करो, तुम्हारे एमपी जब सपोर्ट करेंगे तो हम उनको मिनिस्टीरियल पोजीशन दे देंगे। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, इतने सारे जो है मिनिस्टर बनते जा रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो ये कई सारे स्टेट्स में भी हो रहा था, इसलिए अमेंडमेंट किया गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिमिट कर दिया गया कि 15% की जो लिमिट है ना, 91st अमेंडमेंट 2003 में किया गया था। उसमें लिमिट किया गया कि 15% जो मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जैसे कि स्टेट के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में लोकसभा में जो 15%, ठीक है। तो लोकसभा का 15% ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन दी चैप्टर ऑन द लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि डिटेल में किस तरीके से जो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। अभी हम पूरा एग्जीक्यूटिव का फंक्शन वगैरह सब कुछ समझ रहे हैं। अभी आप जो है लेजिस्लेचर को समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करती है। बट आपको ये याद रखना होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का है, कि एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर, जो एग्जीक्यूटिव है कंट्रोल में रहती है और सुपरविजन में रहती है लेजिस्लेचर के। मतलब लेजिस्लेचर देखते रहते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव जो है
जो गवर्नमेंट है अपनी मनमानी तो नहीं कर रही, ढंग से काम तो कर रहे हैं ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली सब साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। और इसका मतलब होता है कि मिनिस्ट्री कॉन्फिडेंस अगर गया इनका तो लोकसभा से रिजाइन करना पड़ेगा इनको, है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ओके। एंड जो प्रिंसिपल है इससे इंडिकेट होता है कि मिनिस्ट्री जो है इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बिहाफ में वो ये एरिया का काम देख रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का काम जो है पार्लियामेंट के बिहाफ में, पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट के लिए ही वो काम कर रही है मिनिस्ट्री, है ना। तो एग्जीक्यूटिव जो है, जो भी इसके मिनिस्टर जो होंगे उनको एग्जीक्यूटिव कहेंगे, ठीक है। तो वो जो है ये काम कर रहे हैं, पर इनको अपने दायरे में रह करके काम करना है, कोई ऐसी पॉलिसीज ना लाएं जिससे जनता को नुकसान हो, है ना। तो ये सब कंट्रोल जो है कौन देखता है, पार्लियामेंट देखती है, ठीक है, लेजिस्लेचर देखते हैं। कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट। तो सारे जो इतने भी मिनिस्टर है ना, सभी लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तभी उनकी जो है चल पाएगा, तो सॉलिडिटी देखनी को पड़ती है। इसका मतलब है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मेंबर लीड्स टू रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, मतलब कि मेजॉरिटी लोगों ने इनको मतलब नो कॉन्फिडेंस के लिए पास कर दिया कि इनकी कॉन्फिडेंस है ही नहीं। चेक किया गया कि इनको कितने लोग सपोर्ट करते हैं, एक मिनिस्टर था उसको चेक किया गया इसको कितने लोग सपोर्ट करते हैं। तो अगर सभी लोगों ने मतलब कि ज़्यादातर जो अगर लोगों ने क्या किया, एमपीज़ ने इनके खिलाफ वोट कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इनका कॉन्फिडेंस गया, फिर इनको रेज़िग्नेशन देना पड़ेगा और सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रेज़िग्नेशन देना पड़ेगा। मतलब मेजॉरिटी ही नहीं तो आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है ना? तो कोई भी बिल पास करने के लिए भी मेजॉरिटी चाहिए पड़ती है। तो इसका मतलब होता है कि अगर मिनिस्टर जो है वो एग्री नहीं करते हैं पॉलिसी में या फिर डिसीजन जो है कैबिनेट का, और अगर वो एक्सेप्ट कर देते हैं और शी मस्ट और शी और ही आइदर एक्सेप्ट और डिसीजन और रिजाइन। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है ना, तो इसका मतलब है कि मिनिस्टर जो है दूसरे रास्ते चल रहे हैं ना, और गवर्नमेंट दूसरे रास्ते चल रही है, तो इनके बीच में दीवार आ गई, तो अब इनका काम खत्म, है ना। तो बाइंडिंग है ऑल द मिनिस्टर, सारे के सारे जो मिनिस्टर होते हैं वो एग्री करते हैं उसी पॉलिसी पे, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनकी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनको सब साथ में चलना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप का एक मेंबर जो है वो होता है ना कि गद्दारी ना करे, तो ये सिस्टम नहीं हो सकता। अगर ऐसा कर देते हैं ना वो, तो फिर उनके लिए सिचुएशन खराब हो जाती है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है एन्जॉय करते हैं प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती विदाउट प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काउंसिल जो है वो एग्जिस्टेंस में ही आती है प्राइम मिनिस्टर की वजह से, है ना? क्योंकि आफ्टर प्राइम मिनिस्टर की ओथ के बाद में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है, कि इनको अपॉइंट करो मिनिस्टर, तभी मिनिस्टर बनते हैं। डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स डाउन द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो तो अगर डेथ हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, या फिर प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन कर देते हैं, फिर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही काम खत्म हो जाता है। या तो इनको हटा दिया जाता है, इनको डिसमिसल, या फिर ये खुद ही रिजाइन कर देते हैं मिनिस्टर के तौर पे, है ना। तो मिनिस्टीरियल वैकेंसी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर जो है एक्ट करते हैं लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिंक बिटवीन एंड द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में काम कौन करते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है। ये लिंक होते हैं इन दोनों के बीच में, एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लिंक भी जो है अ, जो है कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट का भी, है ना। इट इज द रूल दैट द प्राइम मिनिस्टर विच हेल्ड लेड it is the role of the Prime Minister which led P.T. Nehru to describe him as the linchpin of the government. तो प्राइम मिनिस्टर के रोल की वजह से ही पीटी नेहरू जो नेहरू जी थे, उन्होंने बोला कि लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट है ये, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने बोला कि जो इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, संविधान का
ये मतलब आप समझो संविधान के ऑर्डर ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको सारी की सारी चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी प्रेसिडेंट से। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो सारे के सारे उनको प्रेसिडेंट को बताने पड़ेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या फिर अफेयर्स जो भी काम-काज चल रहा है, ठीक है? कोई भी कानून लाया जाता है, वो सारी चीज़ें इनको प्रेसिडेंट को बतानी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे जो भी क्रूशियल डिसीजन लिए जाते हैं हमारे देश के लिए, है ना? गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है और जो भी पॉलिसीज़ लाती हैं, ये पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की ये फ्लोज होती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की कहाँ-कहाँ से आती है? जैसे कि कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। इनकी लीडरशिप होती है लोकसभा में, है ना? लोकसभा के लीडर भी कहलाते हैं। कमांड करते हैं ब्यूरोक्रेटिक मशीन, जो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी है ना, उन सबके ऊपर भी यही आते हैं। मीडिया के ऊपर असेस होता है इनका, ठीक है? प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शन। तो मतलब आप देखो मोदी जी के फेस पे कितने सारे लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, है ना? तो वही है कि पर्सनैलिटी शो होती है ना, कि एक पर्सनैलिटी के चक्कर में लोग जो ये नहीं देखते कि उनके उनके एरिया में कौन एमपी, एमएलए बन रहा है, बस पार्टी को वोट देते हैं, है ना? तो एक नेशनल लीडर के तौर पे ये आते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एज़ वेल एज़ अ फॉरेन विजिट। तो जितनी भी फॉरेन विजिट है आपने देखा होगा, अलग-अलग देश में विजिट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना? तो रिलेशन मजबूत होते हैं दोनों देशों के। तो ये भी होता है, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर का ये सारा रोल होता है। हुँ। तो ना क्या सिचुएशन होती है कि पावर जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो इनकी पावर जो होती है डिपेंड करती है किस पे, पॉलिटिकल कंडीशंस पे। जैसे कि अगर ना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अच्छी खासी मेजोरिटी है ना, सिंगल पार्टी इनकी जीत के आई है, तो इनकी ना अच्छी खासी मेजॉरिटी, तो ये सारी की सारी अपनी मनमानी करते रहते हैं, है ना? पर अगर जब ऐसा केस आता है कि गवर्नमेंट जो है कोalition में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि 1989 में, तो हमने देखा कि मतलब इनकी पावर्स पे थोड़ी लिमिट आ जाती है, इनको सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो मैनी ऑफ दीज़ गवर्नमेंट्स कुड नॉट रिमेन इन द पावर फॉर द फुल टर्म ऑफ द लोकसभा। जब कोalition गवर्नमेंट आती है ना, तो ये फुल टर्म में नहीं रह पाते, मतलब 5 साल इनके नहीं कट पाते हैं। तो क्योंकि ना इनके मतभेद इतने होते हैं, कोalition अलग-अलग पार्टी के जो लोग होते हैं वो सब साथ में आते हैं, है ना? तो एंटायर जो दे वर आइदर रिमूव्ड और दे रिज़ाइन, या तो वो रिमूव कर दिए जाते हैं या तो उनको रिज़ाइन करना पड़ जाता है, क्योंकि उनमें जो मेजॉरिटी ही नहीं रहती है कोalition में, है ना? तो दीज़ डेवलपमेंट्स जो हैं अफ़ेक्ट करते हैं वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। तो पावर मतलब हमारा देश तब स्ट्रॉन्ग रहेगा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब रहती है जब भी ढंग से मतलब जो इलेक्शन हुए तो मेजॉरिटी में सपोर्ट हो, ठीक है? तो इन फर्स्ट प्लेस जैसे कि देखा हमने, डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन अ ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अगर पॉलिटिक्स में जो कोalition वाला राइज हो रहा है, ठीक है? कोalition चल रही है, किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, तब जो है प्रेसिडेंट का रोल बढ़ जाता है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर बढ़ जाती है। सेकेंडली अगर कोalition नेचर देखें इंडियन पॉलिटिक्स का, तो यहाँ पर ना ज़रूरी हो जाता है कंसल्टेशन करना पॉलिटिकल पार्टनर्स से, जिसकी वजह से इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्टीरियल अथॉरिटी। जब भी ना कोalition चलती है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको सारी चीज़ें जो है सोच समझ के करनी पड़ती है। उनको जो है डिसीजन वगैरह भी सबसे पूछ-पाछ के लेने पड़ते हैं ना, तो तभी ना प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है ना? थर्ड अगर देखें तो रिस्ट्रिक्शन हो जाता है वीडियो जो भी काम कर रहे होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर। जैसे कि अगर वो मिनिस्टर वगैरह चूज़ करना है उनको, कोई पर्सन को, तो उनको पहले कोalition में देखना पड़ेगा, है ना? अगर कोalition नाराज़ हो गई तो उनकी गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी, है ना? जैसे कि अभी ना, जैसे आप प्रेज़ेंट सिचुएशन देख सकते हो, बिहार के और आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू और जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में कोalition चल रहा है ना? तो ये लोग भी नाराज़ ना हो जाएँ, वरना इन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा और फिर खत्म, गवर्नमेंट की कहानी, मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, है ना? तो इसलिए ना प्राइम मिनिस्टर को जो है मिनिस्टर वगैरह भी चूज़ करते हैं, तो इनको देख-दाख के करना पड़ता है, ठीक है? फोर्थ अगर देखें, तो अगर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम भी कुछ ला रहे हैं गवर्नमेंट, तो वो डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डिफरेंट आइडियोलॉजी की हैं, जो साथ में आकर के जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया हुआ है, ठीक है? तो उन सब से पूछना पड़ेगा, है ना? तो पॉलिसीज़ जो फ्रेम की जाती है, लॉट ऑफ नेगोशिएशन, बहुत ही ज़्यादा फिर ना नेगोशिएशन किया जाता है, बातचीत की जाती है।
और कॉम्प्रोमाइज़ भी किए जाते हैं अलाइज़ के साथ में थोड़े कि ये लोग भी गुस्सा ना हो, अगर गुस्सा हो गए तो फिर वो तो छोड़ के चले जाएँगे पार्टी और फिर कहाँ से बनेगी गवर्नमेंट, है ना? तो पूरी प्रोसेस जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उनको एक्ट करना पड़ता है, ज़्यादातर नेगोशिएटर के तहत, है ना? देयर इज़ अ लीडर ऑफ गवर्नमेंट। तो इनका रोल जो है, इनकी अथॉरिटी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि इनको सबको साथ में लेकर के चलना है ना? तो स्टेट लेवल पे देखें तो यही सिमिलर जो पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करती है, सम वेरिएशंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं इसमें, है ना? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएशन ये होता है कि गवर्नर जो स्टेट के होते हैं ना, वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? मतलब जो गवर्नर्स होते हैं ना, तो वो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के अकॉर्डिंगली जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की तरह ही होते हैं, ठीक है? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जिनकी भी मतलब मेजॉरिटी में जिनके पास में सीट्स है वही जो है बनते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है? तो गवर्नर जो है इनके पास में जो है ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है। However, the main principle of parliamentary system operate at the state level too. गवर्नर के पास में और भी पावर्स होती हैं, जब आप गवर्नर पढ़ाएंगे ना तो और भी चीजें बताएंगे आपको गवर्नर के बारे में, ओके? तो मेन जो प्रिंसिपल जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो भी एग्जिस्ट करता है स्टेट लेवल में। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है नेशनल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी है, ओके? अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि ब्यूरोक्रेसी है, इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि पार्ट 3 होगा। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।